गुड मॉर्निंग क्लास 7। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती है? जो स्टेटस होता है गवर्नर का वो वैसे ही होता है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है सेंटर के अंदर। वो वैसे ही एक्ट करता है किसकी एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। लेकिन वो एंजॉय करता है सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर ऑल्सो। उसी के साथ में जो फॉर विच ही डज नॉट नीड द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो उसको जो है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं होती कुछ केसेस में। इट इज ही हु डिसाइड विच पार्टी ऑफ कोalition इज इन मेजोरिटी ऑफ द विधानसभा। ये वही होता है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी पार्टी जो विधानसभा की है उसमें संगठन करना है मेजोरिटी के अंदर विधानसभा के। जैसे कि किसी भी केस के विवाद के अंदर वो एक डिसीजन खुद ले सकता है, उसी के आधार पर वो जो है रिकमेंड करता है। कोई भी इम्पोजिशन जो होता है प्रेसिडेंट की रूल की में स्टेट के अंदर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं अपना कॉन्फिडेंस विधानसभा के अंदर, इसी के साथ वो रिकमेंड कर सकता है। अगर गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाए स्टेट के अंदर, कुछ केस के अंदर वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के साथ में अपने डिसीजन ले सकता है, रन कर सकता है अपनी जो डायरेक्शन के साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नाउ इज चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आफ्टर जनरल इलेक्शन जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का विधानसभा में, वो अपॉइंटेड होता है चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा, और वो उसको इनवाइटेड करता है एक गवर्नमेंट का फॉर्म बनाने के लिए। अगर यहाँ पर जो है कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं होती किसी भी वन पार्टी की, तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी कोalition एज द चीफ मिनिस्टर की तरह। मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, और किसकी एडवाइस से? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से। इसी केस में गवर्नर जो होता है वो उसके पास में कोई चॉइस नहीं होती, वो वैसे ही एक्ट करता है अकॉर्डिंगली टू द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक मिनिस्टर एक मेंबर होता है विधानसभा का, उसको होना चाहिए। इन केस अगर वो जो ऐसा नहीं करता is not, then he has to become a member of the विधानसभा within 6 months। तो उसको जो है 6 months के अंदर किसी भी विधानसभा का जो एक मेंबर बनना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मिनिस्टर नहीं बन सकता। चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है किसी भी मिनिस्टर के रिजाइन करने को कि उसकी पोस्ट से पहले किसी भी टाइम। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के मिनिस्टर्स हम लोग देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर। अब ये सब कुछ क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और साथ में काम करते हैं कैबिनेट के द्वारा। दूसरे मिनिस्टर जो होते हैं वो उसकी सहायता करते हैं उनकी ड्यूटीज के अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड होता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होता है विधानसभा में। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यद्यपि सारे जो काम होते हैं जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं गवर्नर के नाम पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना वर्क करते हैं एक सिंगल टीम के अंदर। अगर एक बिल इंट्रोड्यूस होता है लेकिन पास नहीं होता तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो उसको रिजाइन कर सकते हैं। सिमिलरली इसी केस के अंदर अगर एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो पास होता है विधानसभा के द्वारा, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करे तो ये कंसिडर्ड हो सकता है रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। नाउ इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ मिनिस्टर देखभाल करता है एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी स्टेट में, किसके द्वारा? एक स्टेट सचिवालय के द्वारा। ठीक है, जो राज्य सचिवालय हम लोग बोलते हैं। जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट स्कैसलेट्स होते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो की सहायता करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर पर ऑफिसर्स की। डिफरेंट मिनिस्टर लुक आफ्टर करते हैं डिफरेंट मिनिस्टर को, विच हैव अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स हेडेड बाय द कैंसिल, जिसमें कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो सचिवालय के हेडेड द्वारा चुने जाते हैं। नाउ इज स्टेट जुडिशरी। नाम से ही पता चल रहा है नॉर्मली हर एक स्टेट का जो एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कुछ जो उसमें वर्क करते हैं वो 2 और मोर स्टेट के अंदर होते हैं। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ होता है स्टेट के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूटिव होता है चीफ जस्टिस और अदर जजेस के द्वारा। चीफ जस्टिस, नाउ टर्न योर पेज, अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ जजेस को हाई कोर्ट के अंदर। एक पर्सन अपॉइंटेड होता है एज अ जज अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया का हो और हेल्ड कर सके जुडिशियल ऑफिसर को एटलीस्ट जो है 10 ईयर्स में, और इसी के साथ वो एडवोकेट भी हो सकता है 1 और मोर हाई कोर्ट्स का एक सेक्शन के अंदर एक मिनिमम पीरियड के अंदर 10 ईयर्स में। इसी के साथ
वो जो है एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होना चाहिए, मतलब एक फेमस जूरिस्ट भी होना चाहिए ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। एक जज जो है वो सर्व्स अप कर सकता है अपनी एज ऑफ 62 ईयर्स को। ये अभी जो हमने पढ़ी ये जजेस की क्वालिफिकेशन है। ओके, नाउ इज क्विज टाइम। स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट इज ट्रू। सेकेंड इज ट्रू। थर्ड इज फॉल्स। फोर्थ इज ट्रू एंड फिफ्थ इज ट्रू। नाउ इज जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन में क्या क्या होता है? हाई कोर्ट जो होता है उसकी 2 टाइप्स होती है जुरिडिक्शन की, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक और प्रशासन। नाउ इज जुडिशियल जुरिडिक्शन। एक केस जो पर्टेनिंग कर रहा है एक मैरिज का, डिवोर्स का, विल का और दूसरी जो रेवेन्यू केसेस का है, वो उसको जो कहाँ फील्ड किया जाता है? हाई कोर्ट के अंदर। एक रिट पेटिशन जो होता है, यानी कि जो हम लोग ये बोल सकते हैं रिट लगाते हैं, एक प्रार्थना पत्र हम लोग लगाते हैं एक प्रोटेक्शन की, फंडामेंटल राइट्स की, तो उसको भी फील्ड किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर। एक सिविल कोर्स वो भी फील्ड कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। अगर अमाउंट इन्वॉल्व हो जाता है हायर, तो जो अमाउंट होता है वो स्पेसिफाइड होता है टाइम टू टाइम। ये अपील्स जो होती है वो डिसीजन अगेंस्ट डिसीजन होती है डिस्ट्रिक्ट सेशंस जजेस के अंदर। जो क्रिमिनल और सिविल केसेस जो होते हैं वो भी फील्ड हो सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। एक डेथ सेंटेंस जो होता है उसको भी जो है कंफर्म किस में किया जाता है? हाई कोर्ट के अंदर। नाउ इज एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी। अब प्रशासन कैसे चल सकता है इसमें? एक हाई कोर्ट सुपरवाइज करता है फंक्शन सभी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का स्टेट के अंदर। ये एग्जामिन करता है उनके रिकॉर्ड्स को। अगर जो है रूल्स फ्रेम किए जाए, रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम हो और जो एक स्मूथ फंक्शनिंग चल रही हो जजेस की हाई कोर्ट के अंदर, तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं हर एक सबऑर्डिनेटेड कोर्ट्स और जेल्स को। नाउ इज फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उसके 3 फील्ड्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। अब हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से फंक्शनिंग करता है बाय एन एग्जाम्पल। अर्लियर गोवा, दमन और दीव जो है वो यूनियन टेरिटरी है। गोवा जो एक स्टेट बना था 30 मई 1987 में। एट प्रेजेंट दमन और दीव जो है वो सिंगल यूनियन टेरिटरी है। नाउ इज केस स्टडी। विलेज ए डिस्ट्रिक्ट एक्स जो एक फेसिंग कर रहा है शॉर्टेज ऑफ वाटर सिंचाई के लिए, तो इसीलिए वो जो कैनाल की रिक्वायर्ड करते हैं कि जो ये कैनाल खोदी जाए रिवर जी 10 किलोमीटर अवे। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो कैनाल है वो कैसे खोदी जाएगी, कैसे डग की जाएगी। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन देखेंगे हम। एक स्टेट गवर्नमेंट उसको जरूरत होती है अथॉरिटी किसी भी फंक्शन की। ये अथॉरिटी जो होती है वो फॉर्म करती है एक लॉ को जो पास किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। इसीलिए जब स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कुछ कार्यों में डिसीजन लेना तो जरूरत होती है एक लॉ के अंदर, यानी कि बिना लॉ के हम लोग जो है कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इस सेशन की विधानसभा के इस सेशन के अंदर एमएलए जो होता है डिस्ट्रिक्ट एक्स का, वो रिक्वेस्ट करता है स्पीकर को कि उसको टाइम दिया जाए उस प्रपोजल के लिए। जब वो उसको टाइम देता है वो प्रपोजेस करता है रिक्वायर्ड कैनाल को कि उसको जो खुदवा सके रिवर जी से विलेज ए पर इन व्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। यानी कि इसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि हमें क्या करना है, हमारी सिंचाई के लिए जो है पानी नहीं मिल रहा तो उसका शॉर्टेज हो रहा है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्टेड किया जाए बाय द हाउस ऑफ द स्पीकर फॉर द कमिटी, तो कमिटी जो है उसको देखती है उसकी रिक्वायरमेंट की किस तरह की रिक्वायरमेंट है, ये सही है या नहीं है, ट्रूथफुलनेस है या रिजेबिलिटी है। अगर कमिटी जो है इसको कन्विंस कर दे कि कैनाल जो है सचमुच में कैनाल की जरूरत है, तो सबमिट करती है अपनी सिफारिशें स्पीकर को। जो फंड करता है प्रपोज शुड बी अलॉटेड, यानी कि फंड वगैरह भी तो उसके लिए चाहिए ना कि फंड जो है वो भी अलॉटेड करें। तो स्पीकर जो है ये सारी जो सिफारिशें हैं वो भेजता है फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारा होता है उसको। फाइनेंस मिनिस्टर अगर ये फंड जो है उसको अलॉटेड हो जाता है पर्पस के लिए, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कन्विंस कर ले, वो एक रिकमेंडेशन भेज देता है इरिगेशन मिनिस्टर को एक बिल ड्राफ्टिंग करके। अगर ये केस जो है वो कंसल्ट कर ले एमएलए, तो ये प्रोसेस जो होती है प्राइवेट बिल की हो जाता है विधानसभा में। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको कई तरह की प्रोसेस के अंदर से वो गुजरना पड़ता है। इरिगेशन मिनिस्टर जो होता है वो प्रिपेयर करता है एक ड्राफ्ट और प्रेजेंट करता है विधानसभा के अंदर। इसी की प्रेजेंटेशन के साथ में ये जो बिल है या ये जो पूरा प्रोसेस जो है वो 3 रीडिंग से गुजरता है। फर्स्ट रीडिंग में मेंबर्स जो विधानसभा के होते हैं
वो इंटीमेटेड करते हैं, सूचित करते हैं जो भी बिल का जो भी नेचर होता है या जो भी किस तरह का जो ये मुद्दा है। इसी के साथ में सेकंड रीडिंग जो होती है उसमें किसी भी अमेंडमेंट को जो है सजेस्ट किया जाता है कि उसमें क्या क्या सुधार किए जा सके, मेंबर्स उसको कंसीडर करते हैं, डिस्कस करते हैं। और थर्ड रीडिंग के अंदर जो ये बिल वगैरह जो होते हैं उसको वोटेड किया जाता है। अगर जो है पासिस हो जाए विधानसभा से तो इसको भेजा जाता है विधान परिषद वोट के लिए। अगर ये पासिस हो जाता है वहां पर भी तो इसको गवर्नर को भेजा जाता है, गवर्नर उसको साइन कर सकता है। अगर वो ये सोचता है कि बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इस बिल को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो उसकी अनुमति के आधार पर सेंड कर देता है। जब ये बिल उसको मिल जाता है उसकी अनुमति के आधार पर तो ये कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। नाउ इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये इस ऊपर जो प्रपोजल हमने देखा था डिगिंग अ कैनाल फ्रॉम रिवर जी टू विलेज ए, ये एक लॉ बन गया। जब फाइनेंस मिनिस्टर इसको रियलाइज करता है इसके फंड को इरिगेशन मिनिस्टर पे, तो जरूरी हो जाता है कि वो इसको लेके कोई एक्शन ले। अब इरिगेशन मिनिस्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर इस लॉ को एग्जीक्यूटिव करने के लिए। ये एक्वायर हो सकता है वो लैंड जो ओनर्स को रिक्वायर्ड हुई है लैंड बिटवीन रिवर जी और रिवर ए के बीच में, तो ये अपॉइंट किया जाता है कंट्रक्टर के द्वारा जो कि कैनाल को खोदता है और कंस्ट्रक्शन करता है। दूसरी अदर फैसिलिटी जो भी उसको रिक्वायर्ड चाहिए इस केस के अंदर। नाउ इज जुडिशियल फंक्शन। अगर कोई भी जो है विवाद ऐसा उठता है कि कंसर्निंग कर सके कि डिगिंग कैनाल को, तो एक केस जो होता है वो फिल कर सकता है कंपेंडमेंट कोर्ट को लॉ के अंदर। इस केस के अंदर ये जो हमने अभी देखा सारा का सारा जो मुद्दा चल रहा था उसमें कई तरह के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे ऑनर्स का हो गया, ऑनर्स ऑफ द लैंड, सॉट टू बी एक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या उसमें जरूरतें भी हम लोगों ने महसूस की। एक अप्रोच जो हम लोग लगाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ मैनी ग्राउंड्स पे, सच एज द प्राइस ऑफ एक्यूटेंसेंस ऑफ द लैंड, यानी कि लैंड की क्या प्राइस है, उसी के पर मार्केट रेट चलती है। और कैनाल जो है वो किस तरह से जो है खोदेंगे और कौन से अदर रूट्स की तरफ जाएगी। कुछ सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो ऑल्सो फाइल कर सकते हैं केस को कि जो है डिगिंग ऑफ कैनाल जो है वो हाजर्ड ऑफ द एनवायरनमेंट भी हो सकती है, नुकसान भी पहुंचे, क्या हो सकता है, या किस तरह से जो एनवायरनमेंट की तरफ में हम लोग डिगिंग ऑफ द कैनाल खोदें। तो कोर्ट जो डिसाइड करता है इस केस को अकॉर्डिंग टू द रिविलेंट लॉ। अगर इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो सारे हो जाते हैं इस केस को लेके तो डिसीजन लिया जाता है। ये जो वेडिक्ट होता है लोअर कोर्ट का वो चैलेंज करता है हायर कोर्ट को लॉ के अंदर। इसके बाद में जो केसेस जो होते हैं वो सेटल किए जाते हैं और कोर्ट सोचता है कि कैनाल जो है वो खोदी जाए, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो कैनाल को खोद देता है। हम ये देख सकते हैं कि वर्किंग ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एक इलाबोरेट प्रोजेक्ट है जो रिक्वायर करता है करप्शन ऑफ मैनी पीपल। ये डन किया जाता है, इंश्योर किया जाता है इस जॉब को लोगों की वेलफेयर, स्टेट के अंदर जो लोगों की वेलफेयर है उसके लिए। नाउ इज यूनियन टेरिटोरीज। यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटोरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली एनसीटी इन इंडिया। ये कुछ स्मॉल एरिया और पॉपुलेशन के अंदर है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा चलाती है, जिसको चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। एक यूनियन टेरिटरी जो होती है उसमें विधानसभा इलेक्टेड करता है कई लोगों को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड होता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। गवर्नमेंट जो होती है वो यूनियन टेरिटरी फंक्शन है जैसे कि दूसरे अदर जो स्टेट गवर्नमेंट की है। नाउ इज सिविल सर्विस। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में वो डन किया जाता है ऑफिशियल के द्वारा सिविल सर्विसेज में। ये ऑफिशियल जो होते हैं उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। ये स्पेशल बॉडी जो होती है उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है जो सेलेक्ट करती है सिविल सर्वेंट को हर एक स्टेट के अंदर। बाकी के जो सिविल सर्वेंट्स है स्टेट के वो सिलेक्टेड किए जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। नाउ इज एक्टिविटी। नेम्स ऑफ एनी 2 स्टेट, तो हम लोग लिखेंगे राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। नेम्स ऑफ देयर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। नेम ऑफ देयर गवर्नर्स, तो हमारे हैं कलराज मिश्रा और यहाँ पर है विश्वाभूषण हरिचंदन। अब इसमें एक जो है नेम ऑफ एनी 2 MLAs, तो हम लोग जो है किसी भी स्टेट के अंदर नेम ऑफ एनी 2 MLAs नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि MLA जो होता है वो हर एक सिटी का हम लोग बोल सकते हैं, हर एक जिले का हो सकता है लेकिन स्टेट का नहीं। तो आप 4th जो है वो कट कर दीजिए। ओके, तो नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। कल हम लोग करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टिल देन थैंक यू।